Dear students, myself Dr. Kumari Anuradha, Jamshedpur Women's College, AMED Department Assistant Professor, and I will discuss on the topic of education and globalization. That is from semester 2, paper 7, unit 5, bullet 5. So comes to on our topic, that is ग्लोबलाइजेशन एंड एजुकेशन, वैश्वीकरण एवं शिक्षा। वैश्वीकरण को ही हम लोग भौगोलिकरण भी कहेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण का अर्थ या तात्पर्य क्या है? ग्लोबलाइजेशन इम्प्लाइज weakening of physical boundaries wherein there exists free flow of goods, services, capital, and people from one country to another without any restriction. With globalization, we see that the entire world gets transformed into a single global village. The entire world is integrated into one economic space. Merits in education field. Globalization enhances the student's ability to acquire and utilize knowledge. Globalization meets the knowledge, education and learning challenges and opportunities of the informed एज। तो हम लोग देखेंगे कि वैश्वीकरण का मीनिंग क्या है और जिसे हम भौगोलिकरण कहते हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में इसका क्या प्रभाव पड़ा है और क्या दुष्प्रभाव पड़े हैं। प्रत्येक देश का अन्य देशों के साथ वस्तु, सेवा, पूंजी एवं बौद्धिक संपदा का अति प्रबंधित आदान प्रदान ही अप्रतिबंधित आदान प्रदान ही वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। प्रत्येक देश का अन्य देशों के साथ वस्तु, सेवा, पूंजी और बौद्धिक संपदा का अप्रतिबंधित विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस आदान प्रदान ही वैश्वीकरण, भौगोलिकरण या इंग्लिश में उसे आप ग्लोबलाइजेशन कह सकते हैं। वैश्वीकरण तभी संभव होगा जब ऐसे आदान प्रदान के मार्ग में किसी भी देश द्वारा अवरोध उत्पन्न नहीं किया जाएगा। अर्थात कोई भी देश वैश्वीकरण के क्रम में अगर कोई भी वस्तु की चीज़ हैं, बौद्धिक क्षमताएं हैं, उसका आदान प्रदान कर रहे हैं तो बाधाएं नहीं डालेंगे, जिसमें सभी देशों का विश्वास हो और जो सर्वानुमति, सभी के अनुमति से नीति निर्धारक सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करे। समान नियम के अनुशासन में रहकर जब सभी देश अपने व्यापार एवं निवेश का संचालन करते हैं तो स्वाभाविक रूप से वह एक ही धारा में प्रवाहित होते हैं। अनुशासन, एक अति अनुशासन में, एक निश्चित अनुशासन में जब क्या करते हैं, व्यापार या निवेश का आदान प्रदान होता है तो वह क्या होता है, एक ही धारा में एक ही रूप से सभी जगह वह प्रवाहित होते हैं। यही वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण है। इसे ही ग्लोबलाइजेशन या हिंदी में वैश्वीकरण कहते हैं। संपूर्ण विश्व को एक वैश्विक गांव, ग्लोबल विलेज के रूप में मानने की अवधारणा ही ग्लोबलाइजेशन है बच्चों। सामान्यतया इसके प्रमुख तत्व आर्थिक रूपेण, वैश्विक रूपेण, निवेशिक रूपेण 4 प्रमुख तत्व हैं।
अब हम लोग चलेंगे जिसका एक प्रमुख भाग है और वह है शिक्षा से जुड़ा हुआ कि संसार के विभिन्न देशों में श्रम का निर्बाध प्रवाह प्रवाह फ्लो संभव बन पाए। अब हम लोग चलते हैं कि वैश्वीकरण का वास्तविक अर्थ कहाँ से उत्पन्न हुआ और क्या है। तो राजनीति के क्षेत्र में सर्वप्रथम मॉडर्न टाइम में, आधुनिक समय में वैश्वीकरण शब्द की उत्पत्ति हुई और इसे शिक्षा के क्षेत्रों से भी जोड़ के देखा जाने लगा, इसका उपयोग किया जाने लगा और इसके उपयोग से फायदे भी महसूस होने लगे। एक आर्थिक क्रिया के रूप में जो ग्लोबलाइजेशन प्रारंभ हुआ था वह क्या हुआ, तो सामाजिक सोशल सांस्कृतिक कल्चरल एवं राजनीतिक पॉलिटिकल क्षेत्रों के साथ ही शैक्षिक क्षेत्रों में भी क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन का फ्लो या ग्लोबलाइजेशन की जो नीति थी वह प्रारंभ हो गई। यदि हम अवलोकन करें तो पाएंगे, क्योंकि हम जब देखते हैं तो शिक्षा को भी बाजार की नीतियां के अंतर्गत ही रखते हैं, तो हम पाएंगे कि शिक्षा जो है बाजार की नीतियों के स्थान पर ही क्या होता है, लागू होता है, चाहे वह शिक्षा के हर एक क्षेत्र हो। अब चलते हैं कि शिक्षा क्या है। जैसा कि हम जानते हैं बच्चों कि बालक का, युवाओं का सर्वांगीण चहुदिश विकास जो होता है वह किस माध्यम से होता है, तो वह शिक्षा के माध्यम से होता है। व्यक्ति के संपूर्ण विकास में शिक्षा की क्या है, तो अहम भूमिका है। शिक्षा मानव विकास का की रीढ़ है। एजुकेशन इज द बैकबोन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। शिक्षा द्वारा तार्किक योग्यता, स्मरण शक्ति, संप्रेषण क्षमताएं, शारीरिक क्षमताएं के साथ सौंदर्यानुभूति, ब्यूटी की अनुभूति, फीलिंग्स जो होती है वह शिक्षा के माध्यम से बहुत ही अच्छे सुव्यवस्थित रूप में हो पाती है। हमारी शिक्षा व्यवस्था भी प्रशासनिक ढांचा के अंतर्गत ही आता है, या हम यूँ कहें कि हमारी शिक्षा का प्रशासनिक ढांचा ही सुनिश्चित करता है कि समाज के बहुमुखी विकास में, चहुदिश विकास में हम बालकों या युवाओं को उपयोगी शिक्षा किस प्रकार दें या उपयोगी शिक्षा देने में कितने सक्षम हैं। यह बात सभी स्वीकारते हैं कि सुव्यवस्थित एवं सुसंस्कृत, सुनियोजित संपूर्ण विकास हेतु उच्चतम शिक्षा परमावश्यक है। यही शिक्षा की मनोभाव की यही लालसा, इसी कंसेप्ट के प्रभाव से सबसे ज़्यादा हमारे इम्पॉर्टेंट भाग जो हैं एजुकेशन के वह भी नहीं बच पाए और वह ग्लोबलाइजेशन से जुड़ गया। विश्व के अधिकांश देशों में शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली का विकास हुआ और उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जोड़ा गया, जोड़ने का प्रयास हुआ और जोड़ा भी गया। इस प्रणाली के अंतर्गत शिक्षा में राष्ट्रीय चरित्र, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एवं राष्ट्रीय एकता को महत्व दिया जाता है। शिक्षा, संस्कृति एवं वैज्ञानिक कार्यक्रमों का आयोजन यूनेस्को द्वारा इंटरनेशनल लेवल पे किया जाता है। अब हम देखेंगे कि शैक्षिक वैश्वीकरण, एजुकेशनल ग्लोबलाइजेशन से क्या तात्पर्य है या इसका क्या एक संपूर्ण अर्थ है। जब ग्लोबलाइजेशन की अवधारणा कंसेप्ट के अंतर्गत बौद्धिक संपदा, शिक्षा, ज्ञान,
नॉलेज शिक्षा के साधन, संप्रेषण की विधियाँ, सूचना प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी ज्ञान आदि का निवेश व व्यापार ग्लोबलाइजेशन के नियमों के अनुरूप किया जाने लगा, तब इस प्रक्रिया को शैक्षिक वैश्वीकरण तथा शिक्षा के इस अवधारणा को वैश्विक शिक्षा कहा जाता है। यानी इसे एजुकेशनल ग्लोबलाइजेशन और इस कंसेप्ट को एजुकेशनल ग्लोबलाइजेशन कंसेप्ट कहा जाता है। अब देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल ग्लोबलाइजेशन क्या क्या हैं। तो पहला, शिक्षा प्रणाली में सूचना प्रौद्योगिकी व तकनीकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेक्निक्स के प्रयोग की संभावनाओं को बढ़ाना, इसका पहला ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट क्या है, तो प्रत्येक व्यक्ति को किसी देश के नागरिक के स्थान पर विश्व समाज के नागरिक के रूप में समझना व देखना, व उनके साथ वैसा ही भावपूर्ण व्यवहार भी करना। तीसरा क्या है, तो रोजगार के नवीन नए अवसर सृजन करना, निर्माण करना, फॉर्म करना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो नवीनतम शिक्षण अधिगम। ऑब्जेक्टिव्स उद्देश्य क्या है, तो नवीनतम शिक्षण अधिगम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के समस्त सामग्री को सर्वसुलभ करना। इसके बाद शिक्षा की प्रक्रिया को उत्पादकता से जोड़ना और नवीन शिक्षण संस्थानों के निर्माण में उदारीकरण दैट इज लिबरलाइजेशन का समावेश करना। शिक्षा में निजीकरण प्राइवेटाइजेशन को क्या करना, प्रोत्साहन देना और उसे बढ़ाने की कोशिश करना। शिक्षा का सर्वसुलभीकरण व सार्वभौमिकरण करना। उपरोक्त सभी बिंदुओं, सभी पॉइंट्स, सभी सापेक्ष को देखने से पर और उस पर ध्यानाकर्षण करते हुए एजुकेशन एवं ग्लोबलाइजेशन के कंसेप्ट को मूर्त रूप दिए जाने का प्रयास कोशिश किया जाने लगा और इस हेतु अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक कार्यक्रमों का संचालन भी हुआ। शिक्षा के राष्ट्रीयकरण में संकुचित विचारधारा से उठकर लोग व्यापक विचारधारा की ओर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सद्भावना की भावना को महत्व देते हुए आगे बढ़ने लगे। अब देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक कार्यक्रम इंटरनेशनल एजुकेशनल प्रोग्राम्स कौन कौन से प्रमुख हैं और इनकी योजनाओं को कैसे सूचीबद्ध रूप में किया गया और उसका क्रियान्वयन कैसे हो रहा है। तो संपूर्ण वर्ल्ड की विविध प्रॉब्लम्स को इंटरनेशनल लेवल पर सोचने हेतु तथा विशेष योग्यता उत्पन्न करने के प्रयास से नए पाठ्यचर्या संचालित किए गए तथा एजुकेशन के ग्लोबलाइजेशन हेतु अग्रांकित कमिटीज़ एवं समितियां एवं परिषदें निर्मित एवं स्थापित की गई, जिसमें सबसे प्रमुख पहला है राष्ट्रीय शिक्षा समिति। यह समिति शिक्षकों एवं शिक्षा अधिकारियों द्वारा निर्मित समिति है। यूनेस्को द्वारा यह पूर्ण रूपेण नियंत्रित होती है, जिसमें इंटरनेशनल सद्भावना की एजुकेशन करिकुलम तथा सामग्री, अध्यापक प्रशिक्षण की योजनाओं पर विचार किया जाता है और उसे योजनाबद्ध रूप से सुचारू भी किया जाता है। तीसरा है हमारा, अब हम
बच्चे थोड़ा सा यूनेस्को के विषय में बताएंगे तो यूनेस्को एक संस्था है, विश्वव्यापी संस्था है जो जिसके प्राविधिक, व्यावसायिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक ज्ञान के प्रसारार्थ आंकड़े एकत्रित करने कार्य है और उन आंकड़ों के साथ साथ वह प्रौढ़ शिक्षा योजनाओं का भी संचालन एवं सफल प्रयास क्रियान्वयन करता है। अब हम लोग चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक समिति की ओर। अगला है हमारा दैट इज फुल ब्राइट शिक्षा कार्यक्रम। सन 1946 में फुल ब्राइट अधिनियम के अनुसार इंटरनेशनल एजुकेशन व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया। इसके साथ ही नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा में आदान प्रदान योजना। इंटरनेशनल एजुकेशन में क्या, तो आदान प्रदान। हम अपने एजुकेशन के गुणों को, अपने एजुकेशन के गुड तथ्यों को दूसरे देशों के साथ साझा करेंगे और दूसरे कंट्री हमारे कंट्री के साथ साझा करेंगे। नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, दैट इज इंटरनेशनल एजुकेशन समिति। यह 1993 से 1996 तक क्रियान्वित बनाया गया। यह अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा कमिटी आयोग के प्रतिवेदन में अधिगम लर्निंग को आधार मानकर संस्तुतियाँ प्रस्तुत की गई। बहुत सारे प्रोजेक्ट लर्निंग को आधार मानकर बनाए गए जो कि अग्रांकित हैं। यहाँ अधिगम लर्निंग का अर्थ विद्वता या ज्ञान, नॉलेज से है और यह अग्रांकित है। सूची पहला क्या है, तो अधिगम को जानना, लर्निंग टू नो और लर्निंग टू लर्न। दूसरा क्या है, अधिगम का संपादन करना, मीन्स लर्निंग टू डू। अधिगम में साथ जीना या सक्रिय होना। लर्निंग टू लिव टुगेदर, अधिगम का होना, जिसे हम उत्पादन कहेंगे या उसका परिणाम कहेंगे। लर्निंग टू बी, यहाँ शिक्षण क्या हुआ, तो एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस हुआ और उसका उत्पादन क्या हुआ, तो लर्निंग यानी ज्ञान। यहाँ अधिगम को हमने ज्ञान का रूप दिया है, ज्ञान हुआ। अब हम देखेंगे कि इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एजुकेशन, कि ग्लोबलाइजेशन का क्या प्रभाव शिक्षा पे पड़ा है या शिक्षा पर भौगोलिकरण का प्रभाव। पिछले एक दशक में भारत में ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था तथा भारतीय समाज व शिक्षा पर दूरगामी और फलित प्रभाव डाले हैं। कि पिछले एक दशक में हमारे अर्थव्यवस्था पर शिक्षा के कारण, ग्लोबलाइजेशनल शिक्षा के कारण बहुत ही दूरगामी प्रभाव पड़े हैं, जिसके कुछ सकारात्मक या पॉजिटिव बोलें और कुछ नकारात्मक यानी निगेटिव इफ़ेक्ट देखने को मिले हैं। तो हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स क्या क्या हुआ। तो पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, पहला क्या हुआ, तो देश में साक्षरता का स्तर ऊपर उठा, बढ़ा। दूसरा क्या हुआ, तो शिक्षा सुविधाओं में अधिक वृद्धि हुई। तीसरा क्या हुआ, तो यह वृद्धि छात्रों की संख्या, स्कूलों एवं कॉलेजों की संख्या में स्पष्टतया देखी जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। उसके बाद क्या हुआ, तो स्वास्थ्य सुविधाओं में भी अधिक विस्तार हुआ है। नेक्स्ट है
विदेशी मुद्रा के भंडार व निर्यात में वृद्धि, प्रौद्योगिकी के स्तर का ऊंचा उठना या प्रौद्योगिकी के स्तर का उन्नयन। प्रौद्योगिकी के स्तर पर इसका सबसे ज़्यादा पॉजिटिव इफ़ेक्ट हुआ। अब हम लोग चलते हैं कि निगेटिव इफ़ेक्ट ग्लोबलाइजेशन से क्या क्या हुए। तो पहला क्या है, तो शिक्षा में निजीकरण या प्राइवेटाइजेशन के कारण एवं व्यापारी के कारण क्या हुआ, तो व्यापारीकरण को बढ़ावा मिला। नेक्स्ट क्या हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप शिक्षा प्रतिदिन आम व्यक्ति तथा निम्न वर्ग व निर्बल वर्ग, जो कमज़ोर वर्ग हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं या जो आम समुदाय हैं, उसके स्टूडेंट उस शिक्षा से उपेक्षित होने लगे। इसके बाद होने लगे हैं, मतलब कि वह वैसी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाने लगे और वह उपेक्षा के शिकार बनने लगे। नेक्स्ट क्या है, शिक्षा से सामाजिक विषमता को बढ़ावा मिला एवं इसके साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में क्या हो गया, तो असमानता। जब ग्लोबल वर्ल्ड से हम जुड़े एजुकेशन के सापेक्ष, तो उसके निगेटिव एस्पेक्ट्स को हम लोग देख रहे हैं और एक बहुत ही दुष्परिणाम सामने आया कि शिक्षा क्या हुआ, तो शिक्षा से सामाजिक विषमता का बढ़ावा हुआ और शिक्षा के क्षेत्र में असमानताएं आ गई। जो उच्च वर्ग के जो ऐसे हैं जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाहर चले जाते हैं और जो नहीं जाते बच्चे, उन दोनों में विषमताएं तो निश्चित ही होंगी। नेक्स्ट हो गया, शिक्षा को बाजार की वस्तु समझा जाने लगा और वह समझकर इसे, जैसे ठेकेदार काम करते हैं इस पर, वैसे ही इसे ठेका दे करके भी शिक्षा ठेकेदार की तरह शिक्षा का बाजारीकरण होने लगा और शिक्षा क्या, तो बाजार की वस्तु समझकर ठेके पर दिए जाने की प्रक्रिया समझी जाने लगी। इसके साथ ही क्या है, तो शिक्षा एक व्यावसायिक प्रक्रिया के रूप में सीमित हो गया। शिक्षा का व्यवसायीकरण होने लगा। समाज यांत्रिक एवं सामाजिक दृष्टि से पूर्णतः तकनीकी होते जा रहा था और पूर्णतः टेक्निकल होना भी बहुत उचित नहीं है। सामाजिक संबंधों में आत्मीयता के स्थान पर स्वार्थपरकता का समावेश होने लगा। जो पहले समाज में अपनों का फीलिंग्स था, उसके जगह पे क्या होने लगा, लोग सेल्फिश होने लगे हैं। इसके साथ ही क्या है, शिक्षा और समाज के प्राचीन मधुर संबंधों के स्थान पर आधुनिक केवल फॉर्मल रिलेशन रह गए। पहले एजुकेशन और सोसाइटी दोनों के मध्य बोलते थे कि जो एजुकेटेड पर्सन होते हैं वह सोसाइटी को अपने सोसाइटी को से आत्मीयता का संबंध रखते थे और अपनी शिक्षा को बांटते थे, उनके साथ प्रेम भाव से व्यवहार करते थे। लेकिन अब क्या, यह सामाजिक संबंध में हो गया, आत्मीयता नगण्य हो गया है और केवल औपचारिकता, फॉर्मेलिटी ही बच गए हैं। इसके साथ ही क्या है, तो शिक्षा समाज में बेरोजगारी को बढ़ावा देने लगा। जो सामाजिक रोजगार है, समाज के रोजगार हैं, तो वह क्या होने लगे, शिक्षा के द्वारा कम होने लगे। शिक्षा जो सामाजिक बेरोजगारी है उसको बढ़ावा देने लगा। इसके साथ ही वैश्विक होड़ में जुड़ने की लालसा, वैश्विक होड़ में जुड़ने की कामना या भावना से
युवा पीढ़ी के मध्य क्या हुआ, तो उनका मस्तिष्क तनावमय और उनके हृदय क्या हो गए, तो इमोशनलेस होने लगे हैं, फीलिंगलेस होते जा रहे हैं। हम लोग बच्चे निगेटिव इफ़ेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन अभी देख रहे हैं। इसमें नेक्स्ट क्या है, तो टीचर, गार्जियन एवं स्टूडेंट के मध्य जो पहले प्रेम, स्नेह और आदर्श रिस्पेक्ट का भाव था, अब तीनों का मानसिक व आर्थिक शोषण होने लगा है। संस्कारों का अभाव एवं मूल्यों का पतन भी दिखने को मिलता है। दृष्टिगोचर होने लगा है। पिता पुत्र तुल्य समझे जाने वाले शिक्षक एवं शिष्य के मध्य अब वह संबंध बहुत ही दूर होते जा रहा है और शिक्षार्थी संबंधों में केवल और औपचारिकता का ही समावेश होने लगा है। स्थानीय संबंधों में भी कमी आई है, अतः स्थानीयकरण का अंत भी हो रहा है। इसके साथ ही राष्ट्रीय सरकारों की शक्ति का भी ह्रास हुआ है। राष्ट्रीयता का स्वरूप भी संकुचित नजर आ रहा है। शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण के स्थान पर अब पूर्ण रूपेण कैरियर फॉर्मेशन व मानव निर्माण से धनोपार्जन कि कितना हम अर्न कर पाए, यही रह गया है। छात्रों में इनडिसिप्लिन्ड की जो भावनाएं हैं वह बहुत ही बढ़ गई हैं। इसके साथ ही छात्रों में असंतोष की भावना का भी बढ़ावा हुआ है। पाठ्यचर्या, जिसे करिकुलम कहते हैं, में आध्यात्मिकता व नैतिकता की उपेक्षा व सूचना प्रौद्योगिकी, तकनीकी संचार संसाधनों का समावेश किया जाने लगा है। कि हम लोगों के करिकुलम में पहले आध्यात्मिकता अवश्य ही बहुत ही अच्छे ढंग से दिया जाता था, उसको पढ़ने के लिए कहा जाता था। इसके साथ ही नैतिकता के भी बहुत सारे मूल्य हमारे पाठ्यचर्या के माध्यम से बच्चे पढ़ पाते थे, लेकिन वह अब उपेक्षा का शिकार हो गया है और उसके स्थान पर क्या आ गया है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेक्निक्स आ गए हैं और उसका संचार साधन भी क्या हो गया है, बढ़ गया है। इसके साथ ही प्राचीन एवं महत्वपूर्ण व प्रभावशाली शिक्षण विधियों का स्थान आधुनिक शिक्षण विधियों ने ले लिया है। कारणतः ज्ञान धारण शक्ति में भी क्या हुआ है, ह्रास हुआ है। इसके साथ ही मुक्ति की साधन मानी जाने वाली शिक्षा को मुक्ति का साधन अपने राष्ट्र में माना जाता रहा है। वह क्या हो गया है, तो शिक्षा हो गया है व्यावसायिक प्रक्रिया एवं सेवा कार्य शिक्षण को सेवा कार्य माना जाता था, अपने राष्ट्र में माना जाता भी है। तो वह शिक्षण जिसे सेवा कार्य माना जाता था, वह एक व्यवसाय बनकर रह गया है। तात्पर्य यह स्टूडेंट्स कि मुक्ति की साधना मानी जाने वाली शिक्षा एक व्यावसायिक प्रक्रिया एवं सेवा कार्य माना जाने वाला शिक्षण क्या एक व्यवसाय बनकर रह गया है। नेक्स्ट, शिक्षण में भावात्मक पक्ष, इमोशनल एस्पेक्ट्स जो हैं, वह सौंदर्य बोध के स्थान पर केवल ज्ञानात्मक पक्ष को अधिक महत्व दिया जाने लगा है। अब सारांशतः हम यह कहेंगे कि शिक्षा में ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया या नीति के द्वारा हम लोग वसुधैव कुटुंबकम की जो अंतः प्रेरणा है, उससे तो प्रेरित हुए हैं, उससे तो हम लोग प्रभावित हुए हैं, लेकिन
शिक्षा की नीति में बहुत सारी विविधताएं अभी भी होनी बाकी हैं और नीति में विविधताएं होनी ही चाहिए। जो वैश्विक स्तर पर शिक्षा नीतियां बन रही हैं उसे जो विकसित देश हैं वह अपने अकॉर्डिंग बना लेते हैं, यह यथोचित नहीं है। तो इसे विकसित, विकासशील या जो विकास की ओर अग्रसरित देश हैं, सब हर एक देशों का क्या नीति है, क्या शिक्षा की नीति है, क्या वहाँ की नैतिकताएं हैं, क्या वहाँ के धर्म हैं, सारे कुछ में विविधता डालकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए। शिक्षा का प्रारूप इस प्रकार विकसित किया जाए ताकि सामाजिक, सोशल, सांस्कृतिक, कल्चरल एवं आदर्श ज्ञान एवं नैतिक मूल्यों का पतन नहीं हो ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से, जिसे हमने निगेटिव एस्पेक्ट्स में देखा है कि हमारे बहुत सारे नैतिक मूल्य, आदर्शों, भावनाओं, फीलिंग्स का पतन हो गया है। वह पतन नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा के लिए बर्टन रसल ने कहा है कि छात्रों को ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे कार्य के प्रति पूर्ण निष्ठा वह अपनाए, कार्य के प्रति पूर्ण निष्ठा का विकास हो और वह राष्ट्र के प्रति भी निष्ठावान बन सके। तो ग्लोबलाइजेशन की भी मुख्य अवधारणा या मुख्य मोटो, ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य यही होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में, ग्लोबल वर्ल्ड में सारे देश, जितने सारे देश जुड़े हैं, उन सारे देशों के शिक्षा का सामाजिक स्तर, सांस्कृतिक स्तर, नैतिक स्तर, उनके आदर्श को देखा जाए और उसके निचोड़ को निकालकर करिकुलम फॉर्म किया जाए ताकि एक दूसरे देशों का देशों के आदर्शों को और जो पॉजिटिव पक्ष हैं उसको हम लोग देख पाएंगे, जान पाएंगे और पढ़ने के बाद उसकी अनुभूति कर पाएंगे। साथ ही हम निष्ठावान नागरिक एवं आदर्श नागरिक भी अपने देश के लिए साबित हो पाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू।